से कम 700-800 दिन आपको लगेंगे इवन इफ यू क्लियरिंग यूपीएससी इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। वेरी सिंपली हाउ? पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद ज्यादातर लोग एक दुविधा में हैं कि अगर एक बड़ा सपना अभी छूटता दिखाई दे रहा है तो क्या दूसरा बड़ा सपना पकड़ लेना चाहिए। देखना चाहते हैं कि हम क्या यूपीएससी के लायक हैं, पीसीएस के लायक हैं। मैंने कई लोगों से बात करी पिछले एक महीने के दौरान और हर किसी के मन में कहीं ना कहीं एक ये विचार जरूर है कि अगर 21 पे का इंसान आईएएस बन सकता है तो क्या हम 28 पे जज नहीं बन सकते। इन बातों का उन्माद लोगों के मन में दौड़ रहा है, जिस वजह से लोग इस डायरेक्शन में जाने की सोच रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि तुम सोच लो, तुम्हारे लिए अच्छा है, बट एक बात ध्यान रखो, अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशन का एनालिसिस करो इस वीडियो के माध्यम से कि क्या वो अच्छा है और सही भी है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम डिफरेंट स्टेजेस में जो अपनी लाइफ में हो, क्या तुम्हारे लिए यूपीएससी का ड्रीम सही है या नहीं। इस वीडियो को एंड तक देखो दोस्त, काफी चीजें समझ में आ रही होंगी। मुझे पता है कि हर एक एग्जाम कठिन है, लेकिन कुछ एग्जाम्स वे अपार्ट हैं, कुछ एग्जाम्स थोड़े कंपैरेटिवली इजी हैं। उन चीजों का एनालिसिस कर रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी गेम को देख रहे होंगे, साथ ही साथ समझ रहे होंगे क्या हमारे लिए सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी का डेटा अगर हम पिछली बार का देखें तो लगभग 10 लाख लोगों ने कैंडिडेट रजिस्टर किया, उसके बाद 5.5-6 लाख लोगों ने एग्जाम को दिया। साथ ही साथ प्रीलिम्स निकालने वाले लोग लगभग 15,000 थे, जिसके बाद लगभग 3,000 लोगों ने मेंस निकाला। कहने की बात यह है दोस्त कि जब हम फाइनल सिलेक्शन देख रहे हैं तो उसकी संख्या केवल एक व्यक्ति है 580 कैंडिडेट्स में से। 580 कैंडिडेट्स में से एक व्यक्ति पूरी सर्विसेज में सिलेक्ट हो रहा है, ना कि आईएएस पीसीएस आईएएस बन रहा है। याद रखो दोस्त, आईएएस की संख्या इसमें से भी जो है लगभग 1/10 मान लो, क्योंकि 1000 में से लगभग 70-80 लोग ही आईएएस बन रहे होते हैं, उससे भी कई बार कम। और अगर तुम जनरल के हो तो तुम इस बात को और ध्यान रखो कि तुम्हारी प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्त कि 0.10, 0.17, 0.18 के आसपास तुम्हारी प्रोबेबिलिटी लाई कर रही होगी अगर तुम फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहे हो। इन आईएएस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यही साथ ही साथ अगर हम बात करें स्टेट पीसीएस सर्विस की, यूपी का एग्जांपल लेते हैं। यूपी में सबसे ज्यादा लोग एग्जाम देने आ रहे होते हैं। यहाँ पे क्या है कि सिलेबस भी काफी हद तक यूपीएससी से सिमिलर होता है, इसलिए काफी लोग जो है नॉर्थन स्टेट के, हिंदी स्पीकिंग राज्यों के यहाँ एग्जाम देने आ रहे होते हैं। होता क्या है दोस्त कि लगभग 6.5-7 लाख लोगों ने पेपर दिया होता है, लगभग 2.5 लाख लोग इसमें सेलेक्ट हो रहे हो, पेपर देने आ रहे होते हैं, सॉरी फॉर्म भरा होता है, इन्होंने पेपर देने आ रहे होते हैं। लगभग 15,000 लोग प्री निकालते हैं और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन जब 1,000 लोग ले रहे होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी काफी कम दिखाई हो रही होती है। क्यों ऐसा है दोस्त कि यहाँ पे जो 0.49 तुम्हें दिख रहा है, ये केवल इंटरव्यू देने वाले लोगों की संख्या है। इसका भी आधे का आधा कर दो, लगभग वो फाइनल सिलेक्शन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम है, बट इससे ज्यादा यहाँ पे है, ठीक है। मैं कहना चाहता हूं कि अपने कंपटीशन को समझो दोस्त, केवल नंबर्स पे मत जाओ। यूपीएससी में पूरा साउथ इंडिया पेपर ही नहीं दे रहा है। वहां के जो तुर्रम खां जितने भी हैं वो सिर्फ अपनी स्टेट की पीसीएस देते होंगे, यूपी का नहीं देते होंगे। अपने अपने राज्यों में स्टेट पीसीएस फिर भी कंपैरेटिवली साधारण हो रहा होगा, बट यूपीएससी में पूरे कंट्री का जो बेस्ट माइंड है वो तुमसे कंपीट कर रहा होता है। मैं जानता हूं तुम किसी से समझदार या किसी से बेवकूफ नहीं हो, मैं नहीं कह रहा, बट अपने ओपोनेंट को समझना जरूरी है हर एक जंग को स्टार्ट करने से पहले। और क्या तुम्हारे पास उस जंग को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय है या नहीं, ये बात समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जुडिशरी एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो 3 एग्जाम्स को मैं तुम्हारे सामने लेके आया हूं दोस्त। जुडिशरी एग्जाम्स आरजेएस, बिहार और यूपी। क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट की संख्या है वो सबसे ज्यादा बैठ रही होती है ज्यादातर पेपर में, तो इसलिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आरजीएस की अगर हम बात करें तो आरजीएस जब पिछली बार हुआ था, पिछली बार का डेटा है ये, क्योंकि तब 120 वैकेंसी आई थी। इसके बाद जो है इसमें लगभग इतने लोग बैठे, 32,000 आए। ये चीज तुम नोटिस करो कि वहां पे आधे लोग ही तुम्हारे पास एग्जाम देने आ रहे होते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ रीजन है इसके। तो तुम एक लॉयर हो, तुम साधारण जनता नहीं हो जो फॉर्म भर रही है, तुम्हारे पास एक सफिशिएंट एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का, जो तुम डिसीजन लेना चाहते हो उसका। तो काफी लोग जो फॉर्म भरते हैं वो पेपर देना चाहते हैं, उसमें से भी काफी संख्या है जो उसमें से सीरियस नहीं होती है, बट फिर भी
ये चीज भीड़ का हिस्सा नहीं है, याद रखो पहली बात। उसके बाद लगभग इतने लोग मेंस निकाल रहे होते हैं, फिर उसका फाइनल सिलेक्शन ये हो रहा होता है। यहाँ पे भी जो प्रोबेबिलिटी रेट है वो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी की संख्या बहुत कम है। वहां लगभग 1000 के आसपास वैकेंसी थी, यहाँ वैकेंसी की संख्या ही बहुत कम है। जब तुम ये चीज बिहार केस में देख रहे हो, सिंपल यही बात पा रहे हो, डेटा देखते 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 तुम 0.55 का सिलेक्शन रेट पा रहे हो, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। और यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा ये पॉइंट का डिफरेंस कम है। मैं कहता हूँ दोस्त ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हजारों कैंडिडेट्स एक एक पॉइंट के परसेंटेज के डिफरेंस में चेंज हो रहे होते हैं। यूपी की अगर बात करें, एज ऑब्वियस यूपी पीसीएस भी, हमारी यूपी जुडिशरी जो है यूपी पीसीएस की तरह काफी कठिन हो रहा होता है। सबसे ज्यादा लोग बैठ रहे होते हैं। मुझे लगता है अब ये संख्या जाके 1 लाख टच करेगी, मतलब करती थी। एक पॉइंट अभी हम बात करेंगे जो कि हमारा जजमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, उससे काफी काफी हद तक जो है इसमें इन संख्याओं में काफी कमी आएगी, तो उस बात को भी समझ रहे होंगे। लेकिन अभी जो हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग लगभग 80,000 लोग बैठ रहे थे, और हमारे पास जो फाइनल सिलेक्शन रेट आया था वो 0.64% का आया था। इन बातों से हमें समझ क्या आ रहा है? इन बातों से हमें ये समझ में आ रहा है कि लगभग लगभग एग्जाम दोनों ही कठिन है। एग्जाम दोनों ही कठिन है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल। बट एक चीज का जो कठिनाई है वो तुम्हें नहीं पता, वो ये है कि आज तुम जब जुडिशरी का पेपर लड़ने जाते हो तो तुम अपनी उस स्किल पर लड़ रहे हो जिसको तुमने 5 साल प्रैक्टिस किया है। अब तुम अपने स्टेडियम में मैच खेलो तो जीतने की संभावनाएं ज्यादा है ना। वहीं तुम अगर किसी और स्टेडियम में जाके मैच खेलते हो, किसी फॉरेन पिच पे मैच खेलते हो, तो वहां उनके जीतने की ज्यादा संभावनाएं हैं। और जब उनकी संख्या भी ज्यादा हो और उनकी स्टेडियम भी उनका उनकी पिच पहचानी हुई हो, तो तुम या तो अपने आप को उनकी पिच में ढालने का समय दो, या फिर खुद को फेलियर के लिए तैयार रखो। अगर ये बात समझ में आ रही है, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल चेक दे रहा हूं, फील्ड चेंज करना किसके लिए फीजिबल है समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपके पास अगर आपके फाइनेंसेस अलाउ करते हैं और आप फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, तो फिर आप यूपीएससी जरूर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का जो एक एवरेज टाइम पीरियड है ना प्रिपेयर करने का, वो 1.5 से 2 साल के बीच में आप एक सॉलिड अटेम्प्ट के लिए तैयार हो सकते हैं। ये बात जब आप पहले अटेम्प्ट में निकाल रहे होंगे तब आपको मैं कह रहा हूं, तो उसके लिए भी आपके पास 4th ईयर पूरा और 5th ईयर पूरा है अपने आप को तैयार करके कॉलेज से निकल के एग्जाम देने के लिए। और मैं तुम्हें कई चीजें बताऊंगा। अगर तुम 1 से 2 से 3 अटेम्प्ट नहीं देते हो किसी एग्जाम को, तो इस तरह के एग्जाम को, इतने बड़े एग्जाम को, तो तुम जस्टिस नहीं कर रहे हो। और अगर तुम आज स्टार्ट कर देते हो तो फिर तुमने ऑटोमेटिकली अपने आप को एक ऐसी स्टेज पे ला दिया होता है कि कॉलेज के 2 साल खत्म होते ही तुम्हारे 3 अटेम्प्ट हो रहे होते हैं और तुम जान गए होते हो कि वेदर यू आर बिल्ट फॉर दिस रेस और नॉट। तो मेरा जो पर्सनल सजेशन है, मैं आज अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं इन ईयर्स में होता और मेरा सपना किसी गवर्नमेंट सर्विस को, किसी प्रेस्टिजियस पोस्ट को प्राप्त करने का होता, तो जुडिशरी से पहले मैं इसको देखता। क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि मेरे पास वापस आने का पर्याप्त समय होता, क्योंकि 3 साल मुझे रुकना है। 3 साल में मैं इन जगहों पे अगर हार भी जाता हूं तो फिर मैं 1 साल में, 2 साल में मैं हार भी जाता हूं तो मैं 1 साल में वापस आके अपने लॉ को कवर करके फिर से लॉ फील्ड में अच्छे से घुस सकता हूं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझनी दोस्त, क्योंकि तुम्हारे लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को हर उस डायरेक्शन में पहुंचाने की जहां तुम बड़ा प्राप्त कर सकते हो। ठीक है दोस्त। अब सेकंड कैटेगरी है जो लोग 5th ईयर में अभी एंटर कर रहे हैं और एलएलएम में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, इनके साथ क्या है कि इनके साथ एलएलएम वालों के साथ तो क्या है कि आपको मतलब 2 साल बचे हैं दोस्त। ठीक है, आप एलएलएम खत्म करोगे, एलएलएम के बाद आपको जो एलएलएम में इतनी हल्की डिग्री है नहीं, पहली बात तो आपको करने में टाइम लगेगा अगर आप सही से कर रहे हैं तो। उसके साथ यूपीएससी की तैयारी, आपकी नाम मात्र को तैयारी होगी। इसलिए आप मान के चलिए कि आपकी तैयारी आज से 2.5 साल बाद कंप्लीट होती है दोस्त। 3 साल बाद आप उस पेपर के तैयार हो जाएंगे जो आपकी अपनी फील्ड पे खेला जा रहा है। तो इसलिए समझ के चलिए कि अगर आप बहुत पैशनेट हैं इसके लिए तो आप इस डायरेक्शन में जाइए, क्योंकि आप उस डायरेक्शन में नॉर्मल लोगों के सामने 2 से 2.5 साल बाद खड़े होकर दिखाई दे रहे होंगे, जो कि नॉर्मल का तो वहां गेम ही नहीं है। 5th ईयर में जो लोग हैं
वो लोग इस गेम को और थोड़ा अच्छे से खेल सकते हैं। उनके पास क्या है कि पूरा 5th ईयर है और 1 साल वो एलएलएम में, जो कि मैंने तुम्हें बताया था, करना चाहिए, कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस समय जो स्थितियां खड़ी हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को बेस रेडी करना चाहिए। तो इस सिचुएशन में तुम प्रिपेयर कर सकते हो, बट विद दैट रिस्क इन माइंड कि आई विल लीव इट एट अ सर्टेन एज, आई विल लीव इट एट अ सर्टेन पॉइंट आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स एट मैक्स। अगर मेरा नहीं होता है तो मैं छोड़ूंगा और अपने वापस लॉ फील्ड में आके लॉ को अच्छे से सीख के, चाहे तो फैकल्टी बनूंगा, चाहे जुडिशरी में जाऊंगा, चाहे प्रैक्टिस करूंगा और चाहे कुछ भी करूंगा, बट लॉ से रिलेटेड करूंगा, क्योंकि यही मेरा सर्वाइवर है, यही मेरा ब्रेड अर्नर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर तुम 2023 या उससे पहले के पास आउट हो और तुमने, अगर मेरे दोस्त, एलएलएम कर रखी है और एलएलएम नहीं कर रखी है, तो तुम्हारे लिए क्या सजेशंस हैं? मेरे अकॉर्डिंग, आप अगर एलएलएम कर रखे हैं सर, तो प्लीज कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करें, यूजीसी नेट का पेपर निकालें और एक टीचिंग की पोस्ट प्राप्त करें, भले ही वो प्राइवेट हो। साथ ही साथ अपनी यूपीएससी की तैयारी के ड्रीम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द फाइनेंसेस, इट्स अबाउट सिटिंग एंड प्रिपेयरिंग एट अ सिंगल इन अ सिंगल क्लोज रूम आफ्टर यू हैव डन ग्रेजुएशन फॉर 5 years और एलएलएम प्लस मतलब 6 years 7 years। तो इसके बाद 2-3 साल कमरे में बैठ कर तैयारी करना मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा, मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग होगा। आप उन लोगों से नहीं लड़ पा रहे होंगे जो 12th के बाद 1st ईयर ग्रेजुएशन में फ्रेशली उस एग्जाम की तैयारी करने बैठ रहे होंगे, उस जोश से करने बैठ रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, आप इस स्टेज पे मुझे नहीं लगता एक लॉ की अच्छी तैयारी के बिना आए हुए हैं। तो उन सारी चीजों को छोड़ के अगर आप ये चीज करते हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम को निकालना। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो एक चीज पकड़ें मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपने एलएलएम नहीं करी है तो आप एलएलएम कंप्लीट करें और उसके बाद जो है अपनी एलएलएम के दौरान तैयारी शुरू करते हुए साथ ही साथ अपनी टीचिंग के दौरान करें। और अगर आपने एलएलएम कर ली है तो वो मैंने आपको बता दिया। मैं क्यों कह रहा हूँ एलएलएम करने की और टीचिंग करने की, और साधारण किसी लॉ फर्म जॉब में और आपको कहीं प्रैक्टिस करते हुए मैं अभी तैयारी करने की क्यों नहीं कह रहा हूँ, इसका रीजन है यूपीएससी की तैयारी अपने आप में बहुत डिमांडिंग तैयारी है और आउट ऑफ द वे तैयारी है, क्योंकि हमने उसके बारे में कभी नहीं पढ़ा है। मुझे ऐसा लगता है और ये मेरा ओपिनियन है कि आप इस तैयारी को टीचिंग की जॉब के दौरान, मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ किसी जॉब को, मैं खुद आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और शायद मैं खुद पढ़ाने के लिए आगे जीवन में जाऊं भी, बट टीचिंग की जॉब में आपको कंपैरेटिवली समय ज्यादा मिल जाता है पढ़ने लिखने और चीजों को समझने के लिए। और तैयारी उस चीज की करें जहां आपके प्रैक्टिकली सक्सीड होने के चांसेस हो, जिस उस तरीके से करें जहां आप सक्सीड हो सकें। तो इस चीज के लिए मैं कह रहा हूं। बाकी अगर आपको किसी और चीज में इंटरेस्ट है, टीचिंग अच्छी नहीं लगती, तो देयर इज ऑलवेज अ चांस यू कैन गो इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लॉ, स्टार्ट गेनिंग एक्सपीरियंस, स्टार्ट अर्निंग एंड देन साइड बाय साइड प्रिपेयर एंड हसल फॉर योर ड्रीम। क्लियर हो गई ये बात? अगर ये बात तुम्हें क्लियर हो गई और तुम्हें लगता है कि ये सजेशन तुम्हारे लिए वैल्यूएबल, तो लाइक बटन को सब्सक्राइब करो यार। और तुरंत हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम अगर तुमने जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारे फाइनेंसेस यानी कि तुम्हारे घर पे सिचुएशंस ऐसी हैं जो तुम्हें आज के बाद 3 साल 4 साल 5 साल, मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, अगर तुम जुडिशरी का ड्रीम भी पकड़ते हो ना, तो 3 साल तो तुम इंतजार करोगे, फिर कोई पेपर आएगा, फिर तुम एग्जाम दोगे, साल 1.5 साल का प्रोसेस होगा, लगभग 5 साल की तैयारी क्या तुम्हारे पास अभी घर पे बैठ के करने के लिए, कोर्ट में तुम्हें पता है पे स्केल क्या है, वहां पे जाके तुम मान लो तैयारी करना चाहते हो, वो करते हुए करने की क्या तुम्हारे पास घर पे अलाउंस है? अगर नहीं है तो तुम्हें दोस्त सबसे पहले किसी भी सपने को प्राप्त करने के लिए पेट भरने का इंतजाम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इनिशियली तुम्हारे लिए यूपीएससी की तैयारी या पीसीएस की तैयारी नहीं है। तुम्हें सबसे पहले अपनी सीवी और अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए और खुद का एक सर्वाइवल मोड से निकल के एक मतलब ड्रीम चेजिंग मोड में आना चाहिए। तब उसके बाद तुम जो है अपने सपने की तरफ भाग सकते हो। तो मेरा सजेशन यही है कि सबसे पहले तुम एक जॉब की तैयारी करो, चाहे वो किसी तरीके से हो, और जॉब भी तुम्हारे अकॉर्डिंग है, वो प्राइवेट हो सकती है, चाहे वो टीचिंग की हो सकती है, चाहे वो किसी ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम की हो सकती है जो निकालना तुम्हारे लिए आसान हो, तुम्हें लगता हो तुम निकाल सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें अंधे हवा में तीर नहीं चलाना चाहिए कि आज मैं आईएएस की तैयारी करने शुरू करूंगा, क्योंकि दोस्त गेम जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। बहुत ज्यादा ऐसे जानने वाले मेरे लोग हैं जो बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं इस पूरी प्रोसेस में, इवन दो दे आर सिटिंग एंड स्टडिंग स्लॉगिंग डे एंड नाइट। एंड बिलीव मी,
I have done my LLB and LLM from 2 national law universities. I know what slogging means, and let me tell you, those people whom I am telling about, वो कुछ कम नहीं है। तो इसलिए लड़ाई जिससे करने जा रहे हो उसको समझ लो, और जिस सिचुएशन में करनी है उसको समझ लो, और अपने आप के असला बारूद तैयार रखो, तब मैदान में उतरो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है दोस्त, और तुम्हें इन सजेशंस की कुछ कीमत लगी है, तो मुझे लगता है इस चैनल को सब्सक्राइब करो। UGC नेट तुम्हें क्यों करना चाहिए, उस वीडियो को यहाँ देखो और लाइफ में फोड़ते रहो। थैंक यू।